नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 9th के साइंस के एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीएचएस राय सोनीपत से आप लोगों के समक्ष हूँ और आज आपको मैं कराने वाली हूँ चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 1 वीडियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, खाद्य संसाधनों में सुधार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या में रोज वृद्धि हो रही है, जिसके लिए हमारे को संसाधनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें रोज नए कृषि प्रणाली में और पशुपालन में सुधारों की आवश्यकता पड़ती है और प्रतिदिन रोज नए सुधार हमारी सरकार, हमारी कृषि योजनाएं कर रही हैं, जिसको हम इस चैप्टर में भली भांति पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के हर छोटे से बड़े क्वेश्चन से आपको रूबरू करा दूं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलता जाए। मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में इस चैप्टर को कराने की आपको कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को लेकर के टॉपिक के साथ। सबसे पहले बात आती है संसाधन क्या है, व्हाट आर रिसोर्सेज। एक क्वेश्चन जो हमारे मन में सबसे पहले जब हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे मन में आता है, वो क्या आएगा कि संसाधन क्या है। जो भी वस्तु हमारे काम आती है, जो भी हमें फैसिलिटेट करती है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में, वो हमारा संसाधन कहलाती है बच्चों। तो जैसे अब हम जब जीवित रहते हैं तो हमें खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें दूध दही की ज़रूरत पड़ती है। ये सब हमारे संसाधन है जिनसे हमारा जीवन यापन एक ईजी हो जाता है, ईज मिलती है हमें जीने के लिए। ये सब संसाधन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में बात आती है कि खाद्य संसाधन किसे कह सकते हैं हम। तो भोजन के काम आने वाली जो भी चीजें होती हैं वो खाद्य संसाधन कहलाती हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है हमारे सामने है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड। भोजन से हमें ऐसा क्या मिलता है। भोजन से हमें जो खाद्य संसाधन हम लेते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है। हमें भोजन से प्रोटीन मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हमें फैट्स वसा मिलते हैं, हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जिससे हम खनिज भी कहते हैं, हमें लवण प्राप्त होते हैं खाने से। तो बिना और इन्हीं से हमारा आगे ग्रोथ होती है। अब बात आती है कि व्हाई डू वी नीड फूड। हमें भोजन की आवश्यकता है ही क्यों। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट्स मिल रहे हैं, इनसे जो हमें ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे कि हमारे विकास में, हमारी वृद्धि में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रोज की दिनचर्या में जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक मेंटल पीस की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। क्योंकि हमारा मानसिक रूप से विकास भी तो तभी होगा जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे किससे, खाने से होंगे, भोजन से। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता बहुत ज़रूर ही पड़ती है। तो मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर यहाँ डेवलप करती जा रही हूँ और साथ साथ क्वेश्चन का आंसर आपको देती जा रही हूँ। आप चाहें तो साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि मेन सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, हमें खाना कहाँ कहाँ से मिल सकता है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले पौधे, जिनसे हमें क्या क्या मिलता है। पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं, पौधों से हमें दालें मिलती हैं, पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड जो है वो पौधे ही तो हैं, हमें अनाज मिलते हैं। उसके बाद दूसरा स्रोत है हमारा जंतु, पशु,
पशुपालन से हमें अंडे मिलते हैं, पशुपालन से हमें दूध और दूध से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, दही, पनीर, लस्सी, बहुत कुछ हमें पशुओं से मिलता है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड, जो हमारे फूड जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमें विटामिन मिनरल्स सब कुछ मिलता है, उन सब का मेन स्रोत क्या है? सबसे पहले पौधे और दूसरा जंतु। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और डेवलप होता है हमारे दिमाग में, कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों आ रही है? Why there is need to improve agriculture production and nutrition of animals? अब एक चीज देखिए ना कि क्यों हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं कि हमें रोज नित नए प्रयास करने पड़ रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़रूरी है इसका आंसर आपके आना। भारत 100 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है जो लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोज अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती, क्योंकि हर एक इंसान को खाने की ज़रूरत है। खाने के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु भारत में पहले से ही अधिकतम स्थान, हमारी आधी से ज़्यादा जो जगह है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, कृषि उत्पादन में यूज़ हो रही है और हमें रोज नई भूमि की आवश्यकता पड़ रही है और वो संभव ही नहीं हो पा रही है भूमि उपलब्ध होना। तो इसीलिए हमें वर्तमान खाद्य संसाधनों में, जैसे फसल और पशुपालन में ही उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और भूमि नहीं है। कृषि उत्पादन के लिए भी भूमि की जरूरत पड़ेगी, पशुपालन के लिए भी भूमि की जरूरत पड़ेगी, और जनसंख्या वृद्धि ऑलरेडी हमें भूमि की उपलब्धता नहीं करा पा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हीं रिसोर्सेज में रह करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। हमें रोज नए प्रयास करने पड़ेंगे, रोज नई कृषि प्रणालियां बनानी पड़ेंगी जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ पाए। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों डेवलप हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात आ रही है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन में फसल उत्पादन को बढ़ाने में हम किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, कैसे संभव कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रणाली यूज हो रही है। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा महत्व है जो कि यूज हो रहा है। अब मैं बात करूंगी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो भोजन के हमारे मेन स्रोत हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह मिलते हैं, और वो कहाँ से हमें मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, एक बार उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपसे एज अ क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, चावल से, ज्वार से, आलू से, मतलब मेनली अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में काम आते हैं, और ये कहाँ से मिलते हैं? हमें ज़्यादातर सभी दालों से मिलते हैं। इसके बाद बात करें हम विटामिन और खनिज की, तो ये हमें मिलते हैं फल, सब्जी और मसाले से। ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स भी होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहर आने वाली बीमारियों से और इन्फेक्शन से। फैट्स, जिनसे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें बच्चों? सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी आदि, इन सब चीज़ों से हमें वसा मिलती है। तो ये 4 हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, और जो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जिनके स्रोत क्या क्या है, वो मैंने आपको इस टेबल में बहुत ही अच्छे से बता दिए। ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद बात करूंगी मैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हरित क्रांति है क्या।
कृषि पैदावार को बढ़ाने में, तेजी से बढ़ाने में जो भी नई नई क्रांतियाँ डेवलप होती है, नई नई प्रणालियाँ डेवलप होती हैं, उनको हम हरित क्रांति नाम देते हैं, जो कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए काम, जो पशुधन में दूध को उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आती है, उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। वो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति उन्नत किस्म के बीज, पीरकनाशी, खरपतवारनाशी, उर्वरक, सिंचाई की आधुनिक विधियां तथा आधुनिक कृषि यंत्रों से संभव हुई है। सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित है, जिससे कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इसी को हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। मतलब कृषि पैदावार को बढ़ाने में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो जो चीज़ों को हटाने की ज़रूरत पड़ती है, जो जो नई टेक्निक को डेवलप करते हैं और जिससे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अच्छा कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको हम हरित क्रांति का नाम देते हैं बच्चों। अब बात आती है, एक और नया क्वेश्चन अराइज होता है कि मेन वाटर एयर कंडीशंस जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ये लिए हमें नीड पड़ती है, वो कौन कौन सी हैं। विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक प्रमुख जलवायुवीय परिस्थितियाँ कौन सी हैं, हम बात करते हैं इनके बारे में। फसलों की उचित वृद्धि और विकास के लिए जल, मिट्टी, वायु और ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बिना जब तक ये प्रॉपर अमाउंट में हमें ना मिले, तब तक कृषि उत्पादन में वृद्धियों का लगभग ना के बराबर है। परंतु उनमें कुछ मुख्य परिस्थितियां हैं, तापमान और दीप्ति काल। अब दीप्ति काल किसे कहते हैं बच्चों? जिसे फोटो पीरियड भी कहते हैं। दीप्ति काल सूर्य के प्रकाश के काल से संबंधित होता है। मतलब जितनी देर आपको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधों के विकास में पूरा इफेक्ट पड़ता है, इसे दीप्ति काल कहते हैं। तो तापमान और दीप्ति काल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तापमान फसलों के पकाने और दीप्ति काल पुष्पन और वृद्धि से जुड़ा हुआ है। पौधे दीप्ति काल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण पर भोजन बनाते हैं, तो इसीलिए इन दो चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ी हैं। खरीफ फसलें या खरीफ क्रॉप्स, वो फसलें जो गर्मियों में विशेषकर जून या जुलाई में बोई जाती हैं। इन फसलों को उगाने के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। सर्दी के शुरू में ही इन्हें काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को हम खरीफ क्रॉप्स या खरीफ फसलें कहते हैं। इनके उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तिल, घिया, पेठा, टिंडा, भिंडी, ये सब किस में आती हैं? हमारी खरीफ फसलों में आती हैं। और ये गर्मी की फसलें हैं, जून जुलाई की फसलें हैं। बार बार आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं रबी क्रॉप की तरफ या रबी फसलों की तरफ। दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इसलिए दोनों को नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। वो फसलें जो कि सर्दियों में बोई जाती हैं, इनको उगाने के लिए कम ताप और कम पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें गर्मियों के आरंभ में काट लिया जाता है। इन्हें कहते हैं हम रबी फसलें। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, गाजर, मूली, शलगम, गोभी, सारा इन्हीं फसलों के अंदर आता है, रबी फसलों के अंदर। तो अगर हम बात करते दोनों के अंतर की, तो हम पहला अंतर क्या होगा कि ये जून जुलाई में खरीफ फसलें जो है वो जून जुलाई में उगाई जाती हैं, और जो रबी क्रॉप है वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। दूसरा अंतर क्या आएगा, इन फसलों को उगाने, जो खरीफ फसलें उनको उगाने के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि रबी क्रॉप्स को उगाने के लिए कम ताप और कम पानी की आवश्यकता होती है।
तीसरा डिफरेंस आएगा कि सर्दी के शुरू में ही खरीफ फसलों को काट लिया जाता है, जबकि रबी फसलों को गर्मियों के आरंभ में काटा जाता है। और चौथे डिफरेंस में आप सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, क्यों और कैसा, जैसी कुछ बातें हमारे दिमाग में डेवलप होती हैं, उन कुछ बातों पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। भारत में सन 1952 में ही सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई, जबकि अन्न की पैदावार में 4 टाइम्स वृद्धि हुई है। भूमि सिर्फ हमें 25% मिली है, परंतु अन्न की पैदावार 4 टाइम्स हुई है। कैसे हुआ ये सब? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार अराइज होता है। पौधों की किस्मों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। या कृषि प्रणालियों को मुख्य रूप से किन चरणों में बांटा जा सकता है? इन सब क्वेश्चन के आंसर अब हम इस टॉपिक के अंदर हम देंगे। कृषि प्रणाली के 3 चरण, जो महत्वपूर्ण चरण है, वो क्या है बच्चों? मैं बात करना चाहूंगी आपको। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चुनना सबसे पहला चरण है। जब हम कृषि प्रणाली पर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले बीजों के चुनने पर काम करना होता है, क्योंकि बीज अगर हम सही चुनेंगे तभी तापमान के अनुरूप, मौसम के अनुरूप चुनेंगे कौन से बीज, कौन सी फसलें इस मौसम में काम करेंगी, अच्छे पैदावार देंगी, उसके अकॉर्डिंगली चुनेंगे, तो हमारा पहला चरण उसमें पूरा हो जाता है कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, फसल की उचित देखभाल या प्रॉपर केयर ऑफ क्रॉप्स, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप्स। जब हम सही तरह से पोषक तत्व हमारी भूमि को और हमारे फसलों को देते रहेंगे, ऑब्वियस है कि हम अपनी अन्न की पैदावार को बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद तीसरी बात आती है खेतों में उगी हुई फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ये एक बात, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन फील्ड एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म। लॉस से बचाना, जो फसल हमने उगाई उनकी सही मात्रा में उसका सुरक्षा प्रबंधन किया जाए और उन पर कोई कीड़े या किसी भी तरह की कीटनाशक या किसी भी तरह का कोई ऐसी हानि ना पहुंचे कि वो उगे, जो हमने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे से उनकी देखभाल की है, इतना टाइम हमने उनको बच्चों की तरह हम फसल को, जो आप किसी भी किसान से जब हम बात करेंगे तो वो अपने बच्चे की तरह एक फसल को उगाता है और उसे उसका पोषण करता है। तो उसको बचा के रखना, बाहर की सारी इन्फेक्शन से, बाहर के सारे कीड़ों से, बाहर की सारी हानियों से बचा के रखना भी उस अन्नदाता के लिए एक चुनौती का काम होता है। वो भी इस तीसरे चरण के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले इन 3 प्रणालियों, कृषि प्रणाली में इन 3 चरण का ध्यान रखते हैं तो हमारी फसल की पैदावार में हमेशा वृद्धि के ही चांसेस बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फसल उत्पादन में उन्नति कैसे कर सकते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरे मात्रा में सब तरह से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी अच्छे रूप में फसल उत्पादन में वृद्धि मिलती ही जाए। तो उस फसल उत्पादन में वृद्धि में हमें 3 बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। वो है फसल की किस्मों में सुधार। हमारी फसल की किस्में भी, जो हम फसल बना रहे हैं, वो रोज़ एक नए हम चीज़ डेवलप करें, कुछ नए अच्छे बीज लाएं, हम अच्छे पोषण दें,
हमें फसल की किस्मों में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद बात करूंगी फसल उत्पादन में प्रबंधन की। हम जब फसल उत्पादन कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन जो है वो बहुत अच्छे से हो, क्योंकि फसल तो हमने उगा दी, हमने उस पर सारा काम अच्छा लगा दिया, हमने पैसा लगा दिया, हमने अच्छे बीज दे दिया, हमने मौसम भी अच्छा दे दिया, पर हम उसको ढंग से रख नहीं पा रहे, हम उसको अपने बच्चे की तरह संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो उसको प्रबंधन, उसके लिए एक अच्छी टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी फसल सुरक्षा, क्योंकि फसल उगने के बाद कई बार इतनी हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से, किसी उर्वरकों की अधिकता की वजह से, या कीटों की वजह से, या दवाइयों के छिड़काव की वजह से कई बार फसलों में खराबी आ जाती है। फसलों को हम कई बार उगाने के बाद भी इसे स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्टोरेज पर भी पूरा ध्यान रखना है हमने। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने फसल सुरक्षा का प्रबंधन भी करना है। अब बात करेंगे हम फसलों की सुधार किस्मों में सुधार को लेकर के। इसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। फसल उत्पादन या उच्च फसल उत्पादन के लिए उपयोगी गुण कौन कौन से? हाई यील्ड प्रोडक्शन जो है वो क्या क्या चीज़ें मांगती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे कि फसल अच्छे से अच्छी उत्पादन दे सके। ये रोग प्रतिरोधी हो, फसलों में कोई रोग ना लग पाए। हमें बार बार ध्यान रखना है कि फसल में अगर रोग लग गया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाए। तो रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए। जलवायु, भूमि और उर्वरक के अनुरूप जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसमें बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह की भूमि पर उगा रहे हैं, उस समय का मौसम कैसा है, उसमें जो हम उर्वरक प्रोवाइड कर रहे हैं, खाद की तो कोई बात नहीं, पर उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हों, उसके अकॉर्डिंग हो, उच्च उत्पादन क्षमता वाले हों। फसलें हमारी ऐसी हमने डालनी है, ऐसी चीज़ों को डेवलप करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता दें, कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, जिससे कि हमारी पूरी जनसंख्या जो हाई पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। संरक्षण की अधिक गुणवत्ता वाले हों, उनमें बचाव बहुत अच्छे से हो सके, वो फसलें खराब ना होने पाए, ऐसी संरक्षण वाले फसलों का ध्यान रखते हुए। इसी के साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है, फसलों का संकरण किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स किसे कहते हैं। फसलों में ऐसे अच्छे गुण विकसित करना, विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों का संकरण करना, मतलब हमें हमारी फसलें कुछ ऐसी हैं जिनमें कुछ कमियां हैं, तो हमने उनमें ऐसी चीजें डालनी हैं जो उस फसल को अच्छा रूप दे दें, हाइब्रिडाइजेशन कर दें, हम उनका संकरण कर दें जो हमें विभिन्न आनुवंशिक गुण वाले पौधों उसमें दे सकें। तो हमने इस तरह की जब हम करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, तो उसे हम फसलों का संकरण कहते हैं। इसके बाद एक और बात जो डेवलप होती है, क्वेश्चन डेवलप होता है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैविक प्रतिरोधकता और अजैविक प्रतिरोधकता की परिस्थितियाँ भी कौन कौन सी हो सकती हैं जो हमें ध्यान रखना है जिस समय हम फसलों का डेवलपमेंट कर रहे हैं या फसलों के उत्पादन में हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले जैविक प्रतिरोधकता की बात करूं तो रोग, कीट आदि से जब हम प्रतिरोधकता बनाते हैं तो वो जैविक प्रतिरोधकता कहलाती है। और अजैविक जो जिंदा चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, अजैविक है। सूखा, क्षारता, मतलब जो सूखा डेवलप हो जाता है। बेसिसिटी, कई बार बहुत ज़्यादा हम एल्कलाइन मीडियम दे देते हैं, बेसिक चीज़ें ज़्यादा डाल देते हैं भूमि में। जलाक्रांति, जल से रिलेटेड कई बार बहुत ज़्यादा वो आ जाती हैं, हैवी फ्लड्स आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है, इन सब चीज़ों से बचाना अजैविक प्रतिरोधकता कहलाती है। अच्छा, बात करें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की या फसलों की किस्मों में सुधार की, तो हमें उसमें हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो सुधार। हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में
संकरण कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम ऐच्छिक गुण वाले जीन्स को भी उसमें डाल सकते हैं। ये करने के कई मेथड्स हैं जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। वो है कि एंटी वैराइटल करें हम, मतलब अंतरा किस्मीय करें, अंतरा स्पीशीज करें, या अंतरा वंशीय करें। अंतरा किस्मीय होता है विभिन्न किस्मों में का एक संकरण करना, उसे कहते हैं अंतरा किस्मीय। विभिन्न स्पीशीज का संकरण अंतरा स्पीशीज कहलाता है, और विभिन्न जीन्स का संकरण जो है वो अंतरा वंशीय कहलाता है। तो इस तरीके से हम जो है आनुवंशिक गुणों को पौधों में संकरण करके पौधों की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक काम आते हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहला कारक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है हायर यील्ड। इसे हिंदी में बोलेंगे आप उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन क्या है बच्चों? प्रति एकड़ फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। मतलब हमारे पास फील्ड वही है, हमारे पास फसल उतनी ही है, हमारे पास खेती भूमि उतनी ही है, उसी में हम कैसे अच्छे से अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, उसे उच्च उत्पादन कहेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी बात आती है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हमारा काम है उन्नत किस्मों को डेवलप करना। क्वालिटी का मतलब हुआ उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों में हम फसल के उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, वो जो कि हर प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता को बढ़ाना है, फल तथा सब्जियों के संरक्षण को महत्व देना है। इन सब बातों का ध्यान जब हम रखेंगे तो उन्नत किस्में अपने आप ही डेवलप होंगी। तीसरी बात आती है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जो अभी मैंने आपको बताई कि जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता है। जैविक प्रतिरोधकता में हमारे रोग, कीट और निमोटेड्स जैसे चीज़ों को से बचाना हमारी जैविक प्रतिरोधकता कहलाती है। सूखा, क्षार, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड, पाला जैसी चीज़ों परिस्थितियों से फसलों को बचाना, जिससे कि उनकी फसलें खराब ना हो पाए, फसल अच्छी दे पाए, इन सब को हम जैविक अजैविक प्रतिरोधकता कह सकते हैं। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। चौथा पॉइंट आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, परिपक्व काल में परिवर्तन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, फसल के उगने और कटाई का समय कम होना चाहिए, जिससे कि फसल आर्थिक रूप से फायदेमंद दे पाए। अगर हम फसल की कटाई और उगने में बहुत ज़्यादा समय लगा पाएंगे तो वो किसान जो है प्रतिवर्ष अपनी खेतों में कई फसलें उगा पाएगा। अगर कम समय लेगा तो कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होगा। तो समय परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सफल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि को कम मतलब कर सकता है। तो परिपक्वन काम में परिवर्तन बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, व्यापक अनुकूलनता। फसल हर तरह की परिस्थितियों में उगनी चाहिए, सफलतापूर्वक उगनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। मतलब फसल कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आए जो कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो उनमें भी वो फसल को उगा पाए। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। मतलब मैं तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न तरह की जलवायु में विभिन्न फसलों को उगाया जा सके। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करें, अलग अलग तरह से वो एक्सेप्ट कर पाए जलवायु कंडीशंस को। ये हमारे फसलों में काम होना चाहिए, जिससे कि किस्मों में सुधार हो पाए। नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशन।
वांछनीय एग्रोनॉमिक विशेषताएं, खेती से रिलेटेड ऐच्छिक समय सस्ते विज्ञान जो गुण है, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं, अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं, इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्षमता होती। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब जो चारे वाली फसलें लंबी होती हैं, अनाज की फसलें छोटी होती हैं, ये सब कम पोषक तत्वों में भी हो जाना चाहिए। मतलब हमने कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप करनी है कि हमें ये पता है कि ये वाली चीज़ें ऐसी उगती हैं, ये वाली चीज़ें ऐसे होती हैं, तो उसको उन्हीं हिसाब से हमने, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे की हम धीरे 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 जब हम अपना बच्चा पालते हैं या बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है ये बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करेगा या ये बच्चे को ये कंडीशन, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करते हैं। इसी तरह से हमने फसलों पर भी अपने बच्चे की तरह ही काम करना है। तो इस तरह से हम अगर उस पर काम करेंगे तो हम जो है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम फसल उत्पादन प्रबंधन की। भारत में कृषि छोटे खेतों से लेकर के बड़े बड़े फार्मों में तक होती है। वहीं भारत में कई तरह के किसान भी हैं, जैसे कुछ अमीर हैं, कुछ मध्यवर्गीय हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। जो किसान महंगे साधन व तकनीक अपना लेते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, जबकि जो किसान गरीब हैं वो अपनी छोटी फील्ड में छोटा फायदा लेकर के ही खुश हो जाते हैं। इसलिए हमने फसल उत्पादन प्रबंधन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बात करूंगी कि फसल उत्पादन प्रबंधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बिना लागत उत्पादन, जो कि गरीबों के लिए हम बात कर रहे हैं कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन। हमने कोई खास प्रोडक्शन फसलों में काम नहीं किया, पर हमने फिर भी उत्पादन क्षमता थोड़ी बहुत ले ली, हमारा काम चल रहा है, किसान अपने घर की रोजी रोटी तो निकाल ही लेते हैं उससे। उसके बाद दूसरी बात आती है कम लागत प्रबंधन उत्पादन की, जिसमें थोड़ी बहुत वो लगा करके थोड़ा बहुत अपने लिए भी काम कर लेते, थोड़ा बहुत बेच भी लेते। और कुछ होते हैं जो कि अपनी खेतों में खूब कॉस्ट लगाते हैं और उसके बाद खूब उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं और उससे आगे उसे बेच के भी बहुत सारे पैसे कमाने की वो लगते हैं। तो इस तरह के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काम कर सकते हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन का तात्पर्य है फसलों की प्रभावी खेती और कटाई की ओर लागू विभिन्न प्रक्रियाओं से है। इसमें क्या क्या चीजें काम आती हैं? इसमें बात आती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं पोषक प्रबंधन। हमें पोषक तत्वों को भी ध्यान में रखना है, कैसे कैसे वो काम। उसके बाद बात आती है इरिगेशन की, सिंचाई क्षमता की। इरिगेशन भी हमारा फसल उत्पादन में प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, सिंचाई तरीके से होनी चाहिए। और फसलों में हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं, फसलों के पैटर्न भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में फसल पर हम किस तरह से अच्छा सुधार कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी आज की जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसको हम दे पाएँ, पूर्ति कर पाएँ। हमने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है क्वेश्चंस के माध्यम से, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में डेवलप होते हैं उनके माध्यम से। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं चीज़ों पर विस्तार से काम करें। धन्यवाद।